हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। ये है आपका पसंदीदा चैनल साइंस वाला एकेडमी। आज बच्चों हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ्स को स्टडी किया था। आज हम लोग एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ को डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, जिसमें बच्चों जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे एक्सीलरेशन लेते हैं। हमने बताया था कि टाइम को हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं, ये टाइम एक्सिस है। और एक्सीलरेशन और टाइम दोनों को रिलेट करके जो नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है, उसमें ये देखा जाता है कि इनके रेशियो से मिल रही है या इनके मल्टीप्लिकेशन से मिल रही है। तो अगर रेशियो से कोई क्वांटिटी, जैसे a/t से अगर कोई क्वांटिटी मिल रही है तो वो वहां पे स्लोप देखा जाता है, स्लोप निकाला जाता है। और अगर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से अगर कोई क्वांटिटी मिल रही है तो वहां पे एरिया निकाला जाता है कि ग्राफ के और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया कवर्ड है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को मिल जाती है। तो ये तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है फार्मूला, कि चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो a और t का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, डेल्टा v। कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी में, कितना चेंज हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, डेल्टा t में कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ है वो हमको पता चल जाएगा। इससे तो हमको कोई क्वांटिटी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का हम लोग को क्या निकालना रहेगा, एरिया। तो जो भी ग्राफ आएगा, अगर उस लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया अगर हम लोग निकाल लें कि कितना एरिया उसका जो है कवर्ड है, तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है कि कितना उस पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज आया है, कितना स्पीड में चेंज आया है। यहाँ वेलोसिटी और स्पीड दोनों हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जितना भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम मोशन का कर रहे हैं तो हम पहले से ही ऐसा मोशन ले रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन हो और एक ही डायरेक्शन में हो। तो डायरेक्शन को हम लोग को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्शन नहीं जब कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन है, तो जो वेलोसिटी होगी वही स्पीड होगी। तो अब एक एक करके बच्चों ग्राफ को देखते हैं कि किस तरीके का ग्राफ आपको देखने को एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में मिलेगा। पहला बच्चों केस 1, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी हो, यानी कि उसमें मोशन ही ना हो रहा हो, स्टेशनरी हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे हम लोग हाईवे पे हैं, एक ही स्पीड हमने जो है एक ही स्पीड पे हम ड्राइव कर रहे हैं, जैसे अगर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम एक्सेलरेशन ले ही नहीं रहे हैं। तो अगर वेलोसिटी हमारी स्पीड यूनिफॉर्म है, दो कंडीशन, या तो बॉडी स्टेशनरी है, इफ बॉडी इज स्टेशनरी यानी कि मोशन ही नहीं हो रहा है, if a body is stationary or या moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ही होता बच्चों कि स्पीड या वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं हो रही है। और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन।
किस रेट से वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है या स्पीड में बदलाव आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी घट रही है। तो जब तक वेलोसिटी बदलेगी नहीं तब तक एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों, जीरो। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी क्या है, जीरो, क्योंकि v तो कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी ही जब नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो जब इसको हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम, ये टाइम एक्सिस है। और जो ग्राफ आएगा बच्चों वो क्या होगा, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन इस एक्सिस पे है और टाइम इस एक्सिस पे है। जैसे इसको 5, 10, 15 कुछ भी हम बच्चों ले लें, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम सेकंड। तो इसको 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन में कोई चेंज भी नहीं हो रहा और एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। तो ये कैसा ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और जो टाइम एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, टाइम एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो नेचर ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन कोइंसाइडिंग विथ टाइम एक्सिस। तो ये बच्चों नेचर ऑफ ग्राफ हो गया और एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अब हम लोग दूसरा केस स्टडी करते हैं। ये तो हो गया कि जब बॉडी में कोई मोशन ना हो, स्टेशनरी हो, या अगर वो मूव कर रही है तो वेलोसिटी उसकी चेंज ना हो रही हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस लेते हैं, केस 2। इसमें हम लोग ऐसा मोशन लेते हैं कि जहां पे वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही हो लेकिन उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, मतलब यूनिफॉर्मली वो इंक्रीज कर रही हो। तो वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी increasing, velocity of body increasing uniformly with time, कि जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, जैसे 1 सेकेंड में जितना चेंज फर्स्ट सेकेंड में हुआ उतना ही चेंज सेकेंड सेकेंड में भी होगा, उतना ही इंक्रीमेंट थर्ड सेकेंड में भी होगा। हर सेकेंड जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है सेम है, मतलब यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। इसको हम बोल सकते हैं दैट इज वेलोसिटी इज increasing with constant rate। तो ऐसे में मतलब जब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है बच्चों, तो जो एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो जब ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कि जो मोशन है वहां पे एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
तो वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है लगातार, लेकिन इंक्रीमेंट जो है हर सेकेंड बराबर है। तो यूनिफॉर्म जब वेलोसिटी का इंक्रीमेंट यूनिफॉर्मली है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसा ग्राफ आएगा बच्चों? एक्सेलरेशन और ये टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे सेकंड। इसका ग्राफ ऐसा आएगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वो समय के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा होगा। तो और ऐसे बच्चों कि जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर आपको ऐसे मोशन का रिप्रेजेंट करना होगा तो ये कैसा नेचर ऑफ ग्राफ दिख रहा है? यहां आप देख रहे होंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, वो चेंज समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, या इसी को हम लोग यूनिफॉर्म बोल देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, समय के साथ बदल नहीं रहा। नेचर ऑफ ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन और पैरेलल, टाइम एक्सिस के कैसा है? पैरेलल है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और ये जो एक्सेलरेशन जो है आपको नंबर लाइन में पता ही है कि जो एक्सेलरेशन की जो एक्सिस है, वर्टिकल जो एक्सिस है, ये तो 0 0 है, ये 0 है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव एक्सिस पे टाइम एक्सिस के एक जो है पैरेलल स्ट्रेट लाइन जो है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका होगा? अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कैसे? यूनिफॉर्मली विद टाइम, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये हो गया केस 2। अब तीसरा केस देखते हैं। मोशन तो कई प्रकार का हो सकता है। अगर कोई बॉडी वो यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड घट रही है, यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड घट रही है, ये केस 3। तो उसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे? इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, कि हर सेकेंड वेलोसिटी में जो डिक्रीज है हर सेकेंड वो बराबर है। तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है अगर वेलोसिटी, यानी कि क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन वो भी कैसा? रिटार्डेशन को -a से लिखते हैं, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं, या डिसिलरेशन, रिटार्डेशन या डिसिलरेशन। और रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? -a से। तो ये लेकिन है कैसा? कांस्टेंट है। रिटार्डेशन तो हो रहा है लेकिन वो रिटार्डेशन भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो डिक्रीज इन वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मोशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है, अगर मोशन बॉडी का यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है, तो उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत आसान है बच्चों। ये है एक्सेलरेशन और ये है टाइम एक्सिस। अब यहां पे जो है, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सिस पे ना होकर के निगेटिव अपने एक्सिस पे होगा ये पैरेलल ही, टाइम एक्सिस की पैरेलल ही होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन, इसको नेचर ऑफ ग्राफ क्या बोलेंगे? एक तो आप देख पा रहे होंगे ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है? कांस्टेंट है। तो
माइनस से इज कांस्टेंट, मतलब रिटार्डेशन वो कांस्टेंट है। और नेचर ऑफ ग्राफ क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस की पैरेलल है, लेकिन किस पर है, एक्सेलरेशन के निगेटिव एक्सिस पे, ऑन निगेटिव एक्सिस ऑफ एक्सेलरेशन। इसके जो केस 2 था वो क्या था कि वहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही थी, हर सेकेंड बराबर अमाउंट में इंक्रीमेंट हो रहा था। जैसे अगर जो है फर्स्ट सेकेंड में अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हर उस सेकेंडों 10 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट होगा। जो है सेकेंड उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, तीसरे सेकंड उसका 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, चौथे सेकंड 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो बराबर 10 का ही इंक्रीमेंट हर सेकंड हो रहा है। तो अगर फर्स्ट सेकंड 0 to 10 हुआ तो दूसरे सेकंड 10 से 20 होगा, तीसरे सेकंड 30 से 40 होगा, जो है 20 से 30 होगा, फिर 30 से 40 होगा, 40 से 50, तो हर सेकंड 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। हर सेकंड बराबर अगर इंक्रीमेंट है तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा, तो वहां पे जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव एक्सिस पे होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस, लेकिन जो एक्सेलरेशन क्या है निगेटिव में, तो निगेटिव एक्सिस पे, एक्सेलरेशन की एक्सिस पे निगेटिव की तरफ, ये 0 है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो ये बच्चों ये 3 प्रकार का केस आपने देखा एक्सेलरेशन टाइम की ग्राफ का। और कैसा जो है केस देखने को मिल सकता है मोशन में, केस नंबर 4। यहां एक और मोशन जो है जो अक्सर आपको देखने को मिलेगा, हर समय तो लगातार इंक्रीमेंट बराबर तो नहीं हुआ है वेलोसिटी का, या हर बार अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही तो बराबर इक्वल टाइम में इक्वल डिक्रीज हमेशा तो देखने को नहीं मिलेगा। जो अक्सर मोशन देखने को मिलता है वहां पे जो वेलोसिटी का चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। कभी हमने ज्यादा तेज गाड़ी चला दी, कभी तेज तो चला रहे हैं लेकिन थोड़ा सा कम कर दिए, कभी जो है और कम कर दिए, कभी और तेज कर दिए। तो जो अक्सर देखने को मोशन मिलता है वहां पे जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है या वेलोसिटी में जो डिक्रीज है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। तो अगर वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट से ना हो, इररेगुलर मैनर में हो, तो वहां पे एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसको देखते हैं। तो क्या हेडिंग डालेंगे कि इफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, या चेंजिंग इन इररेगुलर मैनर, वेलोसिटी या स्पीड इज चेंजिंग इन इररेगुलर मैनर। अगर इस प्रकार का मोशन है तो अब देखते ही हम लोग समझ जा रहे हैं कि यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो डेल्टा वी है ये तो वेरिएबल है, वेरी कर रहा समय के साथ, तो एक्सेलरेशन भी तो वेरिएबल होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो है ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल हो गया। तो हम
कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि जब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट यूनिफॉर्म था या डिक्रीज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म था तो वहां स्ट्रेट लाइन मोशन मिल रहा था, और जब चेंज इन वेलोसिटी या जो वेलोसिटी में जो चेंज है नॉट यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है या इरेगुलर मैनर में हो रहा है, तो यहाँ जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा, कर्व में मिलेगा। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ कोई भी कर्व में दिखे तो आप देखते ही समझ सकते हैं कि यहाँ वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो रेगुलर मैनर में जो है नहीं हो रही, इरेगुलरली हो रही है या नॉन यूनिफॉर्मली हो रही है। चाहे ग्राफ ऐसा मिले, चाहे ग्राफ ऐसा मिले या चाहे ग्राफ इस तरीके का हो, तो कोई भी जो है अगर कर्व में ग्राफ मिल रहा है, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ कर्व में मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे जैसे शुरुआत में जो है ये टाइम एक्सिस जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, मतलब फर्स्ट सेकेंड में जितना इंक्रीमेंट हुआ बाद वाले टाइम में और ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ वेलोसिटी में, उसके बाद और तेज इंक्रीमेंट हुआ, मतलब बराबर एक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज वेलोसिटी में नहीं मिल रहा है, वो लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। तो देखते ही आप बता सकते हैं कि यहाँ जो है लगातार एक्सेलरेशन जो है बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को जब मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ना हो, मतलब चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। ये तो बच्चों बात हो गई कि जब हम जो है हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तब ये जो है इतनी तरीके के ग्राफ, ये 4 तरीके के ग्राफ आपको एक्सेलरेशन टाइम के जो है मैंने बताया। अगर यही मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में है, चाहे अपवर्ड मोशन है चाहे डाउनवर्ड, अगर हम किसी हाइट से किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं तो वो बॉडी सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन नीचे गिरेगी, तो डाउनवर्ड मोशन हो गया। अगर हम किसी चीज को एकदम सीधा ऐसे थ्रो कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा हो, जो है वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा हो, तो उसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा जो है केस नंबर 5 है। कि फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहां पे 2 प्रकार के केस आपको देखने को मिलेंगे, 2 टाइप। क्या क्या? एक फ्री फॉलिंग बॉडी, जैसे एक हाइट से हमने केवल ऐसे ड्रॉप कर दिया, किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया, तो वहां पे वो फ्री फॉल करेगा। फ्री फॉल करने का मतलब होता है वहां पे एयर के रेजिस्टेंस को, एयर का जो विरोध है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो उसको फ्री फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। कि इसका मतलब है कि बॉडी को एक हाइट से हमने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। तो एक केस है फ्री फॉलिंग बॉडी, और दूसरा क्या केस मिलेगा कि इफ ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इफ ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो ये 2 प्रकार का मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जब पहला हम लोग स्टडी करते हैं कि जब फ्री फॉलिंग बॉडी हो, कि जो है फ्री फॉलिंग बॉडी, तो वहां पे एक्सेलरेशन और टाइम का कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा कि जब बॉडी, दोनों में अंतर क्या है, जब फ्री फॉल हो रहा है बॉडी को जो है एक
हाइट पे ले जा करके हमने ड्रॉप कर दिया है। तो जिस समय हमारे हाथ में बॉडी था उस समय तो स्टेशनरी था, तो वहां इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0। अब यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसमें एक एक्सेलरेशन आएगा। उस एक्सेलरेशन को हमने बोला था, क्या लिखते हैं, g। और मैंने बताया था कि ये कांस्टेंट होता है, कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कन्वीनियंस के लिए, चूंकि हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसलिए इसको हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान सकते हैं। तो क्योंकि 9.8 को रिप्रेजेंट करना आसान नहीं होगा, तो उसको जो है लमसम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम मान सकते हैं। तो यानी कि जब बॉडी को हमने ड्रॉप किया तो शुरू में उसका जो वेलोसिटी था 0 था। अब वो अर्थ चूंकि उस पर फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होगी। लेकिन ये चूंकि वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उस एक्सेलरेशन उसमें कांस्टेंट होगा, यानी कि यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट है वो यूनिफॉर्म होगा। मतलब हर एक सेकंड में इंक्रीज इन वेलोसिटी सेम होगा। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग, लेकिन कैसे, यूनिफॉर्मली, हर सेकंड बराबर अमाउंट में इंक्रीमेंट होगा। तो वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। यानी कि कहने का मतलब, जैसे सपोज करिए इस हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया, तो यहां पे तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी में, चूंकि 1 सेकंड मतलब एक्सेलरेशन तो 10 है, तो यानी कि 1 सेकंड बाद जब वो बॉडी यहां पहुंची है, 1 सेकंड टाइम लिया अगर उसने यहां से यहां आने में, तो इसका वेलोसिटी यहां कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो 1 सेकंड अगर हम ले रहे हैं पर सेकंड देख रहे हैं, तो कितने का चेंज होना चाहिए, 10 का। तो इसलिए यहां पे वेलोसिटी इसकी 10 हो जाएगी। अगले 1 सेकंड बाद, चूंकि यूनिफॉर्मली इंक्रीमेंट है कि 1 सेकंड अगले सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड का ही वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा। तो अगर यहाँ 10 है, 10 और बढ़ गया तो 20 मीटर पर सेकंड यहाँ वेलोसिटी हो गया। अगले सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पे 10 का और इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 30 मीटर पर सेकंड हो गया। अगले सेकंड में उसकी फिर 10 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 40 मीटर पर सेकंड हो गया। अगले जो है 1 सेकंड बाद फिर 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि अगर 5 सेकंड में अगर हमको कोई बता दे कि वो 5 सेकंड में जो है धरती पे पहुंचने में उसको समय लगा, जब एक हाइट से ड्रॉप किया गया, अगर एक हाइट से इसको ड्रॉप किया गया तो अर्थ तक आने में, अर्थ की सरफेस तक आने में उसको कितना समय लगा, 5 सेकंड। तो हम बता सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी अर्थ पे जब वो टकराई होगी तो उस समय कितना होगी, 50 मीटर पर सेकंड। अगर उसको समय 6 सेकंड लगा तो 60 मीटर पर सेकंड। अगर किसी ने बोला कि 12 सेकंड में वो जो है, जैसे टाइम हमने जो है जब हमने ड्रॉप किया उस समय का टाइम देखा, और जब वो जैसे ही टकराई उस समय का टाइम देखा, हमने देखा कि 12 सेकंड लगा उसको जो है टकराने में धरती पे, तो 12 सेकंड तो हम वेलोसिटी बता सकते हैं कि जब वो टकराई होगी तो कितनी होगी, 120 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि हर सेकंड उसका एक्सेलरेशन कितना है, 10, जो कि चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। तो उसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही वो एक्सेलरेट हो रही है। तो हर सेकंड इंक्रीमेंट कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में। तो अगर हम ऐसे मोशन को एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाते हैं, ऐसे मोशन का जहां पे बॉडी फ्री फॉल कर रही है, तो अगर वहां ग्राफ बनाते हैं तो पहली बार एक्सेलरेशन कितना होगा, 10, क्योंकि वो चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये सपोज करो बच्चों, इसको जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इस एक्सिस को, एक्सेलरेशन एक्सिस को, यहाँ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड,
5 सेकेंड। तो देख रहे हैं टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और ये एक्सेलरेशन वास्तव में g है। एक्सेलरेशन इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक स्पेसिफिक नाम देते हैं बच्चों इसको। और इसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है 10। देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चेंज नहीं हो रही है, 10 ही बनी हुई है। टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो ये है बच्चों फ्री फॉलिंग बॉडी का जो है एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। अब अगर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ आपको बता दिया गया और आपको वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में कितना वेलोसिटी में चेंज आया है, अगर ये निकालना है तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक उस पर्टिकुलर इंटरवल में जो है टाइम इंटरवल में कितना चेंज हुआ है, कितना वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ है, हम निकाल सकते हैं। और एक्सेलरेशन इनटू टाइम, चूंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है, क्योंकि डेल्टा v इक्वल टू क्या है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, जिसके बीच में ग्राफ है उनके मल्टीप्लिकेशन से ये क्वांटिटी मिल रही है, यानी कि हमको इस लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। तो इस तरीके से हम एक सेकंड पे कितनी वेलोसिटी हुई, दूसरे सेकंड कितनी वेलोसिटी हुई, तीसरे सेकंड कितनी वेलोसिटी हुई, हम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो बच्चों, एक सेकंड पे कितनी वेलोसिटी हुई, ये इसका ये एरिया निकालना है। तो ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हमने बताया था, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब 10, ये लेंथ हो गई, और इसका ब्रेथ कितना हो गया? 1, 1 सेकंड। तो कितना हो गया बच्चों? 10। तो फर्स्ट सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पहले सेकंड में कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि दूसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम जो है इतने का एरिया निकालेंगे। तो ये तो बच्चों 2 हो गया, इसका ब्रेथ 2 हो गया क्योंकि दूसरे सेकंड पे निकाल रहे हैं, लेकिन इसकी जो लंबाई हो तो 10 ही है क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो अब यहां वेलोसिटी कितनी हो गई? दूसरे सेकंड 2 गुणे 10 यानी कि 20। तो पहले सेकंड, फर्स्ट सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और सेकंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों क्या? 20 मीटर पर सेकंड। वही चीज जो हमने यहाँ पे अभी जो है प्रेजेंट किया था। तीसरे सेकंड आप समझ गए होंगे, तीसरे सेकंड जब निकालेंगे तो इतने का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ ब्रेथ बढ़ती जा रही है, लेंथ वही है, तो 3 गुणे 10 यानी कि तीसरे सेकंड कितना हो जाएगा? वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। तो यानी अगर टाइम के साथ हर सेकंड क्या वेलोसिटी होगी, अगर हम ये जान जाते हैं तो हम इसी ग्राफ को चेंज कर सकते हैं किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमको दे दिया जाए, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। हर सेकंड पे वेलोसिटी हम निकालते जाएं और फिर जो है हम इस एक्सिस पे वेलोसिटी ले लें, ये टाइम एक्सिस है, और 1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी थी? 10 थी। सपोज करो बच्चों ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। तो यहाँ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ये 50 है। तो आप बच्चों देखो कि एक फर्स्ट सेकंड पे क्या वेलोसिटी आई? 10। हमने यहाँ से ऐसे करके इसको मिला दिया, जहां मिलेगा वहां पे हमने पॉइंट बना दिया। सॉरी, ये जो है दूसरा सेकंड, 10 सेकंड पे हमने ऐसे यहाँ पे पॉइंट बना दिया। दूसरे सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों? 20 हो गई। ये मीटिंग पॉइंट है, हमने यहाँ पॉइंट बना दिया। तीसरे सेकंड इसकी वेलोसिटी बच्चों कितनी हो गई?
30 हो गई, यहाँ पॉइंट बना दिया। तो जब इसको मिलाएंगे बच्चों, और जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, तो जब मिलाएंगे तो देख रहे हैं कैसा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। कैसा आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक एंगल पे है, टाइम एक्सिस से स्लोप बना करके है, इसको बोलते हैं एंगल मतलब स्लोप। तो एक स्लोप बना करके टाइम एक्सिस से एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो हमने देखा फ्री फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ था वो कैसे है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू बनी हुई है टाइम के साथ। इस तरीके का ग्राफ आएगा। टाइम एक्सिस जो है ये टाइम एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस एक्सेलरेशन एक्सिस है, और ये पॉजिटिव एक्सिस पे इस तरीके से हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया। और इसी को जब हमने अभी आपको मैंने दिखाया कि जब इसको हमने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में चेंज किया तो कैसा ग्राफ आ गया, एक स्लोप बनाते हुए, टाइम एक्सिस के साथ एक स्लोप बनाते हुए ग्राफ आ गया। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर पा गए तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों के ये जो है वर्टिकल एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी है, यहाँ जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, इन दोनों के माध्यम से हम डिस्टेंस कवर्ड भी निकाल सकते हैं। और ये कैसे मिलेगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यानी कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मिल रहा है। तो अगर हमको डिस्टेंस ट्रेवल किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। फिर एरिया आ गया। तो जैसे सपोज करो बच्चों, ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है। तो हमने अभी देखा कि पहले सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10। दूसरे सेकेंड पे वेलोसिटी फ्री फॉलिंग में कितनी है, 10 का इंक्रीमेंट होता जाएगा 20। तीसरे सेकेंड पे कितनी है, 30। तो अगर हम एरिया निकालना चाहें, अगर हम जो है ये निकालना चाहें कि एक सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल जो है बॉडी ने किया, तो कैसे निकालेंगे कि इस जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है एक स्लोप बना करके जो ग्राफ है बच्चों, इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में कितना एरिया एक सेकेंड बाद कवर किया, ये एरिया अगर हम निकाल लें तो हम ये बता सकते हैं कि यही एरिया उसने एक सेकेंड में कवर किया है। तो कितना आसान बच्चों एरिया निकालना। कैसे निकालेंगे, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल। हमने बोला था कि एरिया में या तो आपको रेक्टेंगल बनेगा, या तो आपको स्क्वायर बनेगा, या तो आपको ट्रेपेजियम बनेगा, और या तो आपको जो है ट्रायंगल बनेगा। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और ट्रेपेजियम, अगर ये चारों का एरिया निकालना अगर आपको फार्मूला पता है तो आराम से इस तरीके के सवाल को आप निकाल लोगे। तो इसका एरिया कैसे आप निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ, बेस 1 है, 1 सेकेंड पे निकाल रहे हैं, और हाइट कितनी बच्चों 10 है। ये कितना आ गया, 5। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने कितना मीटर किया, पहले सेकेंड में 5 मीटर केवल। ये फर्स्ट सेकेंड की बात हो रही है। तो ये जो एरिया है यही क्या हो गया बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट सेकेंड बाद उसने कितना एरिया कवर किया, 5 मीटर, और दूसरे सेकेंड बाद उसने कितना एरिया कवर किया, अगर ये निकालना है तो अब बेस 2 हो गया और हाइट 20 हो गई। तो अगर दूसरे सेकेंड बाद आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस 2 और हाइट कितनी बच्चों 20। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है 20 हो चुकी है, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो सेकेंड बाद
जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितनी हो गई 20 मीटर। तीसरे सेकंड पे अगर आप निकालना चाहो तो तीसरे सेकंड पे तो बेस यहां तक हो गया 3, और हाइट बच्चों मतलब जो है इसकी इस जो पूरे ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी उस समय 30 है। तो तीसरे सेकंड क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा बच्चों 45। तो थर्ड सेकेंड जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये बच्चों यस निकाल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये कितना हो गया 45 मीटर। और चौथे सेकंड अगर हमको निकालना है कि चौथे सेकंड तो यहां तक तो मतलब जो है बॉडी जो है यहां तक पहुंच गई है जब चौथे सेकंड, तो उस समय उसकी स्पीड कितनी है 40 है। तो अगर पूरे का एरिया निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू उस समय वेलोसिटी कितनी है 40, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो फोर्थ सेकेंड टोटल एरिया कितना हो गया कवर्ड 80 मीटर। आप बच्चों देख पा रहे होंगे कि जो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये टाइम के साथ इसका क्या रिलेशन दिख रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का टाइम के साथ क्या रिलेशन दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। जैसे जब जो है टाइम हमने 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4, तो स्पीड उसकी जो है 4 गुना हो गई, मतलब 20 हो गई। जब हमने टाइम लिया 3 सेकेंड तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में से 45 45, ये देखिए 45 हो गया। जब हमने टाइम लिया 4 तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 5 जा 80। तो ये जो है आप देख पा रहे होंगे जो है कैलकुलेशन से कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो टाइम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है दोनों का रिलेशन है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। तो इस तरीके से हर सेकेंड कितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया हम वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो अब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम का भी ग्राफ बना सकते हैं। जब हमको हर सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल गया तो दोनों को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है टाइम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाना चाहें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाना चाहें तो अभी मैंने बताया था कि जो फर्स्ट सेकेंड जो डिस्टेंस ट्रेवल कितना था 5 मीटर था, और सेकेंड टाइम कितना था 20 मीटर था, और थर्ड सेकेंड कितना था 9 × 45 45 मीटर था, और फोर्थ सेकेंड कितना था 16 × 85 80 मीटर था। इस तरीके से हम फिफ्थ सेकेंड भी निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर कर दें 25 और 25 बन से 125 मीटर वो ट्रेवल कर जाएगा। तो अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, या अगर हम यहाँ पे जैसे टाइम ले लें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमको जो है चूंकि पहले सेकंड में वो 5, अगर इसको 5 5 ऐसे करके डिवाइड करें 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, तो अगर फर्स्ट सेकेंड कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 5, ये पॉइंट आ गया बच्चों। दूसरे सेकेंड जो है 20 मीटर,
ये पॉइंट आ गया। तीसरे सेकंड 45, ये है बच्चों 45। ये पॉइंट, तो अगर इस पॉइंट को यहां से ऐसे ऐसे मिलाएंगे बच्चों, तो ये आप देख पा रहे हैं कैसा ग्राफ आ रहा है, कर्व आ रहा है। और ये ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। अगर इस तरीके का ग्राफ आए ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। कि ग्राफ जो है वो कर्व, यहां स्लोप लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो ये पैराबोला बच्चों, जब कभी कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन कैसा हो, जैसे x अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है और एक y है, अगर रिलेशन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर अगर इस तरीके से है, तो अगर इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर यहाँ x करते हैं और यहाँ y करते हैं, तो कैसा होगा, पैराबोला। इसको ध्यान रखना बच्चों। अच्छा, एक चीज और यहीं पे बहुत मजेदार है, अगर हम इस दोनों को डायरेक्टली अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, कि अगर एक एक्सिस पे हम चाहें, एक वर्टिकल एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट ले लें और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम स्क्वायर ले लें, अगर इसका ग्राफ पूछ लिया जाए, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप बच्चों देख पा रहे होंगे ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे अभी हमने पिछले ग्राफ में बताया था कि अगर जैसे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ग्राफ कैसा होता था, ऐसा। तो अगर ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब बराबर टाइम में बराबर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, सेम उसी पैटर्न पे कि एक स्लोप बनाता हुआ स्ट्रेट लाइन टी स्क्वायर के, ये यहाँ पे इस एक्सिस पे टाइम एक्सिस बच्चों टी नहीं है, क्या है, टी स्क्वायर है, और दोनों में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो इस तरीके का ग्राफ होगा। तो कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अभी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, अगर इसी का ग्राफ बनाना हो और इस एक्सिस पे x हो और इस एक्सिस पे y स्क्वायर हो, तो ग्राफ यहाँ भी ऐसे ही बनेगा। तो इस तरीके से भी कभी कभी घुमा के पूछ लिया जाता है, तो जो है आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं बच्चों। कैसे, जैसे सपोज करो एक एक्सिस पे हमने टी स्क्वायर लिया और दूसरे पे हमने s लिया, तो टी स्क्वायर मतलब पहला सपोज करो एक हमने 1 सेकंड लिया, तो 1 सेकंड का स्क्वायर 1, 2 सेकंड पे क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, 4, तीसरे सेकंड पे 9, चौथे सेकंड पे 16, तो ये टाइम एक्सिस पे ये वैल्यू होगी। ये सपोज करो बच्चों, इसको हम 5 लिख देते हैं, 5, 10 ऐसे करके, अगर 15, 20, 25, तो 1 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, 5 मीटर, और दूसरे सेकेंड पे कितना है, 20 मीटर, और तीसरे सेकेंड पे कितना है, 45, और चौथे पे 80। अब अगर आप जो है 4 पे 20 अगर आप करेंगे, सपोज करो बच्चों इसको हम जो डिवाइड कर रहे हैं, इसको 20, 40 बराबर बराबर डिवीजन में 60, 20 के इंटरवल पे 80, 100, तो जो है 4 सेकंड इसके जस्ट बगल में ही होगा, 4 सेकंड पे ये यहां पहुंच गया बच्चों, यहां ये इस पॉइंट पे, और 9 सेकंड पे, 9 सेकंड इसकी जस्ट बगल में होगा, 9 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 45, मतलब 40 से थोड़ा सा ज्यादा। ये देखो बच्चों, आप अगर इसको ग्राफिकली भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफ क्यों इस तरीके से बना। और अगर आप 16 मतलब 15 के जस्ट पार, तो 15 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जो है 16 सेकंड पे 80 होनी चाहिए। ये बच्चों आप देखो, मिला करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये जो है ये देखिए जस्ट इसके बगल में आया, तो ये ग्राफ जो है कैसा हो गया, स्लोप हो गया। तो ये ग्राफ आप बना भी सकते हो। तो
फ्री फॉलिंग बॉडी में आपने क्या देखा, फ्री फॉलिंग बॉडी का अगर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ अगर आप जो है आपने क्या देखा कैसा था, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, ये 10 मीटर पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, इसी को जी बोलते हैं। और जब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका कैसा था बच्चों, जब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो एक स्लोप बना करके, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब जो इंक्रीमेंट है हर सेकंड जो है वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट था हर सेकंड बराबर था, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो हमने अभी बताया कि जहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात होगी वहां हमेशा स्ट्रेट लाइन एक स्लोप बना करके ग्राफ आएगा, चाहे जो फिजिकल क्वांटिटी हो, ग्राफ यही रहेगा, उसका नेचर ऑफ ग्राफ बच्चों यही रहेगा कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्लोप बना करके एक जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा रहेगा। अगर रिलेशन स्क्वायर में है तो पैराबोला हमेशा रहेगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यहां पर आकर के बदल के देख सकते हो। अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटी में ये रिलेशन आ रहा है तो ग्राफ हमेशा पैराबोला रहेगा, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है और उन्हीं दोनों के बीच में ग्राफ बना हुआ है तो स्लोप बना करके स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो ये है बच्चों एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, ये है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम का ग्राफ, और ये है बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम का स्क्वायर का ग्राफ। तो इस तरीके के इतने ग्राफ बच्चों आपको मैंने डिटेल में बताया, और सरल तरीके से बच्चों आप इसको समझ सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही बच्चों मोशन में एक तरीके के ग्राफ और बताया जा सकता है, वो है बच्चों अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो बच्चों उसको हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक कंप्लीट हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां आप हेडिंग डालो बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, या आप ऐसे लिख सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये क्या है बच्चों बता रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहां पे इंपॉर्टेंट है बच्चों ये कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, पहली कंडीशन क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और एक्सीलरेशन उसका यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। तो दो कंडीशन है, एक पहला क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन, क्या हो स्ट्रेट लाइन मोशन हो, दूसरा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है और एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट बना हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि बराबर टाइम में इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी सेम है या डिक्रीज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम है, तो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या यूनिफॉर्मली वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन तभी कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, तो ऐसे कंडीशन में हम वेलोसिटी एक्सीलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल को टाइम के साथ रिलेट कर सकते हैं। क्या वेलोसिटी एक्सीलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इन तीनों को हम टाइम के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो उसी को रिलेट करके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाई गई हैं। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इस पर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, बहुत आसान होता है। पहला क्या
वेलोसिटी को टाइम के साथ कैसे रिलेट किया गया, एक बार वेलोसिटी को टाइम के साथ, एक बार एक्सीलरेशन को टाइम के साथ, सॉरी पहला इक्वेशन क्या है कि वेलोसिटी को टाइम के साथ कैसे रिलेट किया गया। तो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी को टाइम के साथ जो है रिलेट किया जा सकता है। कैसे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए यहां बच्चों कांस्टेंट है, कांस्टेंट ए चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, जब वो बॉडी स्टार्ट की थी मोशन उस समय उसकी क्या वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी। अक्सर आपको न्यूमेरिकल में इनिशियल वेलोसिटी, जैसे अगर वो कहते हैं कि बॉडी स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट की मोशन, मतलब वो पहले रुकी हुई थी, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हम ले लेंगे, 0। अगर वो जो है स्टार्ट की है मोशन स्टेशनरी पोजीशन से तो वहां इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर वो कहते हैं कि नहीं शुरू में जो है जब उन्होंने कंसीडर किया है मोशन को तो उस समय उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, तो वहां पे वो इनिशियल वेलोसिटी आपको लेना पड़ेगा। अक्सर इनिशियल वेलोसिटी 0 जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में होता है। अच्छा, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो एट t टाइम 0, एट t इक्वल टू 0, ये क्या है? जब हमने जो है जब हमने मोशन को देखना शुरू किया उस समय t टाइम 0 पर जो वेलोसिटी थी वो बच्चों u है, और t टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो v है। तो ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। ये है रिलेशन किसके किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो एक्सीलरेशन तो बच्चों कांस्टेंट है तो ये तो चेंज होगा ही नहीं, तो चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के अनुसार। तो वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है टाइम के साथ, इस टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, दूसरे टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, इसको हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तब। तो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, वेलोसिटी टाइम रिलेशन व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो हम निकाल सकते हैं। ये है बच्चों इसका फायदा। दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चों, इक्वेशन फॉर मोशन, इसमें किसको रिलेट कर रहे हैं, पोजीशन और टाइम को। तो इक्वेशन फॉर पोजीशन मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, कितने दूर पर वो पहुंची है, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मतलब पोजीशन इस समय उस बॉडी की क्या है, कितना दूर पे है वो। एंड टाइम के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो यहां पर किसको रिलेट किया जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल या पोजीशन को टाइम के साथ। तो पोजीशन टाइम रिलेशन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और स्ट्रेट लाइन मोशन हो, पहले ही मैंने बता दिया ये दो प्राइमरी कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इन दोनों को जो जिस इक्वेशन से रिलेट किया गया है वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। वो क्या है बच्चों, क्या रिलेशन है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
और यही इक्वेशन बच्चों जहां जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे अभी मैंने बताया वर्टिकल मोशन, अगर कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है या वर्टिकली हमने उसको थ्रो कर दिया है, तो वहां भी मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहां भी ये सारी इक्वेशन लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए कंडीशन क्या है, वर्ड एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो, चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मोशन हो, चाहे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन हो, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। तो चूंकि वर्टिकल मोशन जो ग्रेविटी के इफेक्ट में हो रहा है, चाहे जो है वर्टिकली डाउनवर्ड चाहे वर्टिकली अपवर्ड, वहां भी तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। तो ऐसे केस में भी ये जो इस रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि किस हाइट पे, किस यहां भी ये हाइट हो जाएगा, किस हाइट पर बॉडी के पर्टिकुलर टाइम बाद पहुंची है। तो इस रिलेशन से जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम ये निकाल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम बाद वो बॉडी की पोजीशन क्या है, यानी कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जो तीसरी इक्वेशन है बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो रिलेट करती है यस को और वी को। इसको इक्वेशन फॉर मोशन वेयर पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन मतलब एस, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, किस पोजीशन पर है, एंड वेलोसिटी रिलेशन। तो अगर हम एस और वेलोसिटी को रिलेट करना चाहें तो ये इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस। यहां पर भी बच्चों एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम वेलोसिटी और पोजीशन मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से कि हमको फाइनल वेलोसिटी दिया गया है और इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी दिया गया है, तो हम बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कितना दूरी कवर की है, हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू दी गई रहेगी। अगर वर्टिकल मोशन है तो g हो जाएगा 9.8, अदरवाइज अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो वहां पे बताया गया रहेगा कि एक्सेलरेशन उस बॉडी का ये है पर्टिकुलर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड जो भी दिया गया हो, तो एक्सेलरेशन की वहां वैल्यू रख देंगे। तो अगर हमको वेलोसिटी दी गई हो तो हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस ट्रेवल दिया गया हो तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन से बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको याद रखना। ये तीन इक्वेशन है। पहली इक्वेशन वेलोसिटी टाइम को रिलेट करती है, दूसरी इक्वेशन पोजीशन टाइम को रिलेट करती है, और तीसरी इक्वेशन पोजीशन और वेलोसिटी को रिलेट करती है। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अगर इनको बच्चों ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो देखिए, जैसे सपोज करो बच्चों ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और अगर इस तरीके से कोई ग्राफ दिया है तो जो है आप यहां देख भी पा रहे होंगे कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों यही ग्राफ तो आएगा। यहाँ पे आप देखते ही ग्राफ को समझ पा रहे होंगे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ है। सपोज करो ये 10 है, ये बराबर इंटरवल पे 5, 10, 15, 20, ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। तो जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कुछ दी गई है, लेकिन इसके बाद जो इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी है टाइम के साथ डायरेक्टली बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन से बढ़ती जा रही है। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट। आप निकाल करके देख भी सकते हो कि जैसे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, इस टाइम इंटरवल में जितना इंक्रीमेंट हुआ रहेगा, इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, ये है, इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, ये है। तो ये जो मतलब इंक्रीमेंट है, यही इंक्रीमेंट
यही यही इंक्रीमेंट जो है इसके जब यहाँ इस टाइम इंटरवल में भी वही इंक्रीमेंट मिलेगा। आप करके आप देख सकते हो, ये देखिए ये 25 हो गया। तो बराबर टाइम इंटरवल पे बराबर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, बराबर इंक्रीज इन बराबर टाइम, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ आपका जो है इस तरीके का ग्राफिकली हम इक्वेशन ऑफ मोशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम का ये ग्राफ हो गया। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपको पता हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइम पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, v इंटू टी, यानी कि दोनों को जब मल्टीप्लाई करके निकल रहा है तो ये क्या होगा, एरिया। तो अगर हम एरिया कवर्ड अंडर दिस लाइन एंड टाइम एक्सिस अगर हर टाइम इंटरवल के लिए ऐसे निकालें तो हम पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस कहाँ पे पोजीशन है बॉडी के हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में। ठीक है, ये है बच्चों। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वो जो है स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और कांस्टेंट होगा, पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रहा है। तो ये इस तरीके से बच्चों हम जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उनको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये भी हमने देख लिया। तो ये है बच्चों, अगर आप जितना भी मैंने मोशन आपको देखने को मिलेगा सबका जो है ऑलमोस्ट सबका ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने जो है उसको समझाने का प्रयास किया है सरल तरीके से। अगर आपको बच्चों इतना ध्यान रहेगा तो आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। अगले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम बताएंगे। जो मोशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड हो चाहे ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसका मोशन का, दोनों पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं सरल तरीके से, उसको बच्चों बताएंगे। और बच्चों अगर जो है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो इसको ढेर सारी लाइक्स कीजिए और अपने दोस्तों में इसको बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करिए ताकि ये जो हम लोगों ने मिशन शुरू किया है ये सभी बच्चों तक पहुंचे और सभी बच्चों को सरल तरीके से पढ़ने का अच्छा कंटेंट मिल सके। थैंक यू बच्चों।